मैं ये कहती हूँ कि आप ये तो बहुत छोटे मुकदमे हैं। शाहीन बाग की औरतें इन छोटे मोटे मुकदमों से डरने वाली नहीं है। आपने बहादुरी के शायद किस्से नहीं सुने। आप शाहीन बाग की औरतों को नहीं जानते कि कितनी बहादुर है। अरे ऐसे ऐसे मुकदमे, ये लाइसेंस दे रहे हैं हत्यारों को कि आप 5 लाख रुपए आप मारिए और फिर 5 लाख रुपए ले लीजिए। 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर के ये खत्म करना चाहते हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं 5 लाख रुपए देकर के? आपको मुजरिम नहीं मिलेंगे, आप मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। जो लाइव करके बता रहे हैं कि मैंने गोली चलाई है, आप उनको नहीं पकड़ पाएंगे। बटला हाउस कब्रिस्तान में गोली चली, आप नहीं पकड़ पाए। गोलीकांड शाहीन बाग में हुआ, आप नहीं पकड़ पाते हैं। एबीएन तेज पर बोले गए वक्ता के अपने विचार हैं। एबीएन तेज का वक्ता के सारे विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आरफा खानम, एक ऐसा नाम जो बटला हाउस, शाहीन बाग और आसपास के इलाके में बहुत मोहब्बत और प्यार से लिया जाता है। दरअसल आरफा खानम एक नाम के साथ साथ इस इलाके में एक ब्रांड की तरह जानी जाती हैं, जो हर मजलूम के साथ हर वक्त खड़ी रहती हैं। जिस तरह अभी बटला हाउस में एक हत्याकांड हुआ, तालिब हत्याकांड, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मजलूम के साथ खड़ी हुई, इंसाफ की आवाज़ बुलंद की। और उसी इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने पर इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। नमस्कार, आदाब, मैं शहरियार मोहम्मदी और इस वक्त हाजिर हूँ आरफा खानम के साथ। आइए बात करते हैं आरफा खानम से। जी आरफा खानम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह बटला हाउस में और आसपास के इलाके में ये क्राइम फैला हुआ है और अभी तालिब के घर पर आप गई थी जिसकी हत्या कर दी गई है, आपने उनसे बात की तो क्या महसूस किया आपने, किस तरह का वो? देखिए, मैं परिवार से मिली, परिवार का मैं दुख बांटने के लिए वहां पर गई थी। और जैसा कि मुझे उन्होंने बताया कि तालिब गिल्ली डंडे की लड़ाई थी और गिल्ली डंडे की लड़ाई में तालिब को 8-10 लोगों ने पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी, फावड़े से, डंडे से, सरिये से। तो ये समझिए कि ओखला के अंदर एक ऐसी लिंचिंग जो कि अभी तक हम लोग बाहर सुनते थे कि मॉब लिंचिंग हम सुनते थे, आज वो आग ओखला पे पहुंच चुकी है। और ओखला में भी ऐसी कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान की लिंचिंग कर दी। जी, तो ये आपने बताया, बड़ा अफसोस हुआ, मुझे भी पर्सनल तौर पर भी अफसोस हुआ, ज़ाती तौर पर। एक हत्या कर दी गई, लेकिन उसमें जब हत्या कर दी गई तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आपने एक वीडियो बनाई है जिसमें आप ये कहती नजर आ रही हैं कि अमानतुल्लाह खान जो ओखला के इस वक्त एमएलए हैं, उन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए और सरकारी वो एक वक्फ बोर्ड में नौकरी की घोषणा करके पीछे छुड़ा रहे हैं। तो आपको इस पे क्या एतराज, अगर वो 5 लाख रुपए और वक्फ बोर्ड में नौकरी? एतराज मुझे नहीं है, एतराज परिवार को है। देखिए, जब सड़क पर उतरे, दबाव बना, प्रेशर बना, तो अमानतुल्लाह साहब सामने आकर के कहते हैं कि मैं 5 लाख रुपए उन हत्यारों को जिन्होंने हत्या की है उसके लिए मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए परिवार को दे रहा हूँ और जो बहन है वक्फ बोर्ड में नौकरी दे रहा हूँ। मैं ये आपसे पूछती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ कि रुपेश गुर्जर आपकी ही विधानसभा का था, उसकी भी लिंचिंग कर दी गई, उसको मुआवजा मिला। मुझे एतराज नहीं है कि उसको मिला, मुझे एतराज इस बात से है कि राबिया को इंसाफ क्यों नहीं मिला। उसके बाद तालिब को 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं मिला, अभी तक राबिया को वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। आखिर क्यों ये भेदभाव अमानतुल्लाह साहब, क्यों ये भेदभाव, ये दोहरा जो इन्होंने जो रवैया अपनाया हुआ, आखिर क्यों? अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि नाम का फर्क है इसमें? अगर एकदम नाम का फर्क है रुपेश, राबिया, और देखिए तालिब में नाम का भी फर्क है। और दूसरा मैं आपको ये भी कहती हूँ कि आपको लगता है कि आप एक आम आदमी के नजरिए से अगर आप सोचिए तो आपको लगता है ये न्याय था क्या? अमानतुल्लाह साहब परिवार के पास गए, उनका दुख बांटा, क्या प्रशासन से
क्या ये सवाल किया कि क्या जो लोग इस हत्या में शामिल थे, क्या उनकी गिरफ्तारियां हुई? क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने घर पे परिवार को बुलाया और हंसते हंसते, मजाक उड़ाते उड़ाते वो 5 लाख रुपया पकड़ाया। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने परिवार का मजाक बनाया है। परिवार ने साफ तौर पे कहा कि मुझे न्याय तब होगा जब सभी जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलेगी। आज वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिएगा। तालिब की बहन ने ये साफ किया है कि मैं इस पैसे का क्या करूंगी, मेरे भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, वो कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रही। ये तो हम कह रहे हैं कि ये परिवार का हक है, ये उसको मिलना चाहिए था। लेकिन मैं जो उसकी बहन ने ये बयान दिया, आप चैनलों को जो ये कहा, यही कहा कि देखिए न्याय तब होगा जब जितने भी हत्यारे हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं उनको सजा मिलेगी। और परिवार फांसी की मांग कर रहा है कि उसके भाई को जिस तरीके से सबके सामने ये लिंचिंग कर दी गई, मार दिया गया, जितनी बेरहमी से, बेदर्दी से मार दिया गया, तो न्याय आपको लगता है ये 5 रुपए देकर के क्या ये लाइसेंस बांट रहे, ये लाइसेंस दे रहे हैं हत्यारों को? क्या 5 लाख रुपए आप मारिए और फिर 5 लाख रुपए ले लीजिए? 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर के ये खत्म करना चाहते हैं? ये क्या साबित करना चाहते हैं 5 लाख रुपए देकर के? चलिए अगला सवाल मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा। इस वक्त आपने जिस तरह कैंडल मार्च निकाला था, तो कैंडल मार्च निकालने पर जैसे जहाँ तक मुझे खबर मिली कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मुकदमे से डर तो नहीं जाएंगे? देखिए ये तो बहुत ही छोटा मुकदमा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद एसएचओ साहब शाहीन बाग की औरतों को नहीं जानते हैं। शाहीन बाग की औरतें, ये तो बहुत छोटे छोटे से मुकदमे हैं, वो बहुत बड़े बड़े मुकदमे जेल में। वैसे तो आप खुद एक वकील हैं। मैं खुद वकील हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि CNRC में हम पर मुकदमे हुए और इस मुकदमे की मैं आपको कॉपी, चार्जशीट की कॉपी है, मैं ये आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर ये हमारा नाम जो है, इसके अंदर नाम, जब हम इस CNRC के ऐसे मुद्दों से नहीं डरे, तो आपको लगता है कि हम इन छोटे छोटे मुकदमों से डर जाएंगे? अरे हम तालिब क्या, किसी भी मजलूम के लिए हम हंसते हंसते 10 मुकदमे हम अपने ऊपर ऐसे ही झेल लेंगे, हमें कोई डर नहीं लगता। और ऐसे जो आपसे साफ कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आप हमेशा मजलूमों के साथ आप कभी नहीं खड़े उन्हें देखेंगे, आप मुजरिमों को के साथ आप संरक्षण देने का आप काम करते हैं। आप संरक्षण दीजिए। जिस तरीके से इलाके के अंदर नशा बढ़ गया है, जिस तरीके से आपको मैं कई ऐसी FIR दिखा सकती हूँ जो मैंने खुद ने खड़े होकर के लड़ के करी है, ये FIR है, ये FIR आपके सामने रख रही हूँ। ये FIR देखिएगा, ये FIR में लड़की को 7 सालों से लड़की को परेशान किया जाता है। जी देखा मैंने। हाँ, 7 साल से लगातार इसमें आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से हमने दबाव बना करके हमने ये FIR कराई। उसके अलावा क्रिप्स अस्पताल का मुकदमा पता ही होगा आपको कि क्रिप्स अस्पताल में किस तरीके से एक मजदूर को जो साइड से गिर जाता है उसके लिए हमने आवाज उठाई, मुकदमा कराया। यहाँ पर ऐसे में आपको गिनाने पे आऊं तो तमाम ऐसे मुकदमे निकल आएंगे। एसएचओ साहब उन लोगों को नहीं गिरफ्तार करेंगे। गोलीकांड होता है शाहीन बाग के अंदर, गोलीकांड में जो मुजरिम है वो लाइव करता है और वो लाइव करके वो बताता है कि मैंने गोली चलाई, लेकिन एसएचओ साहब उसको नहीं पकड़ पाते हैं। आप पर मुकदमा करें, हम पर मुकदमा करेंगे। और आपको एक मजेदार बात बताती हूँ, देखिए ये कहते हैं कि परमिशन नहीं थी प्रोटेस्ट की। अगर परमिशन होती तो कोविड गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं होता इनकी नजर से। अगर परमिशन नहीं मिली तो कोविड गाइडलाइंस का वायलेशन हो गया। और आपको बताती हूँ मजेदार बात, इसके अंदर कई ऐसे लोगों के नाम विधायक और एसएचओ साहब ने मिलकर के डलवाए हैं जो वहां उस प्रोटेस्ट में मौजूद ही नहीं थे। जैसे कि रिजवान खलीफा जो कि प्रोटेस्ट में मौजूद ही नहीं थे, उनका नाम डलवाया। और क्यों डलवाया? वो इसलिए डलवाया क्योंकि रिजवान खलीफा ने इनके कामों को लेकर के शिकायत की थी कि जो खराब कामों को लेकर के फैज इलाही जो एक एक्टिविस्ट है, लोगों के लिए खिदमत का काम करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा। क्यों? ताकि कोई आवाज ना उठाए। आपको मुजरिम नहीं मिलेंगे, आप मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। जो लाइव करके बता रहे हैं कि मैंने गोली चलाई है, आप उनको नहीं पकड़ पाएंगे। बटला हाउस कब्रिस्तान में गोली चली, आप नहीं पकड़ पाए। गोलीकांड शाहीन बाग में हुआ, आप नहीं पकड़ पाते हैं। आप किसको पकड़ते हैं? आप किस पे करते हैं मुकदमा? आप हम पर मुकदमा करेंगे ताकि हम चुप बैठ जाएं। हम
जो मुजरिम, जो मजलूम है, हम उनकी आवाज ना उठाएं। लोकतंत्र है, ये अधिकार है हमारा, हम आवाज उठाएंगे और बार बार उठाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि ये तो बहुत छोटे मुकदमे हैं। शाहीन बाग की औरतें इन छोटे मोटे मुकदमों से डरने वाली नहीं है। आपने बहादुरी के शायद किस्से नहीं सुने। आप शाहीन बाग की औरतों को नहीं जानते कि कितनी बहादुर है। अरे ऐसे ऐसे मुकदमे हम जेलों में, और बहुत सी ऐसी जो हमारी बहनें हैं जो जेलों में बंद है, बहुत से भाई हैं जो CNRC में बंद है। हमारा नाम मैंने आपको मेंशन किया, आप ले लीजिएगा इसकी कॉपी, इसकी कॉपी ले लीजिएगा, मैं आपको ये कॉपी दे दूंगी। तो हम इनसे नहीं डरे, ये तो फिर भी बहुत छोटा सा मुकदमा है। चलिए आरफा जी, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, आखिरी सवाल। वार्ड नंबर 102 से आप कांग्रेस की पार्षद पद से उम्मीदवार हैं जी। आइए उस पर कुछ चर्चा करते हैं। आपने ऐसे क्या काम इस इलाके में किए हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने उतरी हैं? देखिए, मैं अभी नई तो मैं नहीं उतरी हूँ। बहुत वक्त से मैं लगातार अपने इलाके के लिए काम कर रही हूँ, और सिर्फ अपने ही वार्ड में नहीं, पूरे ओखला में जहां तक मैं अपनी खिदमत, अपनी सेवा दे पाई हूँ, मैंने कोशिश की है अपने तौर पर। लेकिन उसमें खास तौर पर अभी हम लोग, जैसे कि आप जानते हैं, धोबी घाट और श्रम विहार में हम लोगों ने स्कूल खोला। ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते थे, शिक्षा से वंचित थे, उन लोगों के लिए स्कूल खोला। उन लोगों को हमने इसी सोच के तहत कि हर बच्चा शिक्षा लेगा तो वो आगे बढ़ेगा, वो देश का फ्यूचर है, भविष्य है। उसके अलावा हम लोगों ने रोटी बैंक, कपड़ा बैंक यहाँ पे शुरुआत की। हम चाहते थे कोई भी आदमी भूखा ना सोए, किसी को भी, कोई भी अगर ऐसा है हमारे इलाके के अंदर जो भूखा सो रहा है तो ये गैरत वाली बात है। तीसरा, यहाँ पर हम लोगों ने, इसके अलावा जब हमने कपड़ा बैंक शुरू किया तो हम लोग चाहते थे, हमारी सोच थी कि यहाँ पर जो लोगों के घरों के अंदर, अलमारियों के अंदर जो कपड़े हैं, खिलौने हैं, जो घरों के अंदर रहते हैं और वो यूज नहीं होते, वो किसी के काम आ सके, किसी गरीब के काम आ सके। ऐसी बहुत सारी बहनों के लिए हमने जूट के बैग जो बनते थे, हमने वो सिखाने का काम किया ताकि वो 4 पैसे कमा सके। तो इस तरीके के तमाम हमने, मेरी संस्था है बढ़ते कदम के माध्यम से लगातार राशन वितरण, और आजकल हम लोग जो बेवाओं के लिए खास तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई बेवा बहन है जिसने कोविड के टाइम पे, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जिस तरीके से हमने ऑक्सीजन सप्लाई, हम लोगों ने दवाइयों की सप्लाई दी, हम लोगों ने जितना काम किया कोविड के टाइम पे, राशन वितरण हम लोगों ने जितने बड़े पैमाने पर किया, और सिर्फ ओखला ही नहीं, हम लोगों ने यहाँ तक कि यूपी तक हम लोगों ने अपनी सेवाएं देने की कोशिश की है। इसके अलावा CNRC में हम लोगों ने, हमारी पूरी लीगल टीम लगातार दिल्ली और यूपी को उन लोगों के लिए लगातार काम कर रही थी जो लोग प्रोटेस्ट में अरेस्ट हो रहे थे, और अरेस्ट होने के बाद हमारी लीगल टीम उनको वहां से निकालने का भी काम कर रही थी, वहां पे उनको लगातार प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी। तो इसके अलावा देखिए, अपने वार्ड में मैं लगातार उन बहनों के लिए हमेशा आवाज उठाते आई हूँ, क्योंकि मैं वकील हूँ तो मैं महिलाओं के दर्द को समझती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जैसे केसेस हम लोग फ्री में करते हैं, और कोई भी ऐसी बहन जहां पर हमारी जरूरत हो, हम हमेशा उसकी आवाज बनकर खड़े होते हैं, क्योंकि महिला हूँ, महिला के दर्द को बेहतर समझती हूँ। चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह बहनों के लिए वो काम होगा, और वो सेवाएं मिलेंगी जो बहनों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस तरीके से काम होगा। बहनें आएंगी, खुद आकर के बताएंगी कि मुझे मेरा ये काम करवाइए, जो अभी तक हमारे वार्ड में अभी तक नहीं हुआ, वो इंशाल्लाह हमारे वार्ड में काम होगा। और इसके अलावा देखिए, तमाम छोटे मोटे काम ऐसे हैं जो हम लोग लगातार करते रहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, बेवा बहनों को हम लोग कोविड टाइम पे, उसने अपने कमाने वाला खो दिया, यतीम बच्चों ने उसके सर से बाप का साया खो दिया। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी बहनों के लिए हम लोग आर्थिक मदद देने की कोशिश करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से, ताकि वो बहनें अपना गुजर बसर कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। वो बच्चा जो सिर्फ इसलिए घर पे बैठ गया है, वो अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहा कि अब कोई कमाने वाला नहीं है, कोई उसकी फीस कैसे भरेगा। तो हम लोग लगातार ऐसी बहनों को, ऐसे बच्चों को हम लोग लगातार आर्थिक मदद देने का काम कर रहे हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बन करके सामने आकर खड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, आखिरी बात, अगर अपने वार्ड में कोई मैसेज आप देना चाहें, जिससे आप चुनाव लड़ रही हैं, तो अपनी जनता को कोई संदेश, कम लफ्जों में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगी, खास करके ओखला शाहीन बाग वार्ड 102 की सभी बहनों से, भाइयों से,
सभी लोगों से कि देखिए ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो आपका काम कर सके। आपकी सीट महिला हो गई है, आपको ये मौका मिला है एक बदलाव करने का। आप जिस तरीके से आने वाले चुनाव है, क्योंकि देखिए आपका वोटिंग का जो अधिकार है ये बहुत कुछ तय करता है। तो देखिए आप जिसको भी चुने, ऐसे किसी को चुने कि वो आपके काम भी करा सके, वो आपकी आवाज को भी उठा सके, ऐसा कोई हो। और बहनों से कहूंगी कि किसी ऐसी को चुने, क्योंकि सीट महिला है, ऐसी को चुनिएगा कि आपको ये पता रहे कि वहां पर जहां पर आपकी आवाज को कोई उठाने वाला है, वहां पर कोई ऐसी बहन बैठी है जो आपकी आवाज को उठा रही है, आपके काम को ऊपर तक ले जाने का काम कर रही है। ये थी एडवोकेट आरफा खानम। आरफा खानम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप देख रहे हैं एबीएन तेज पर बोले गए वक्ता के अपने विचार हैं। एबीएन तेज का वक्ता के सारे विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं। आप देखते रहिए एबीएन तेज शहरियार मोहम्मदी और अब्दुल्ला मोहम्मदी के साथ।